हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, ये हमारा काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है। काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग 3 चैप्टर पढ़ते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव मोशन। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे। ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग बोलते किसको हैं? तो सबसे पहले मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिस पे क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स ने लगा और उसको फेंक दिया। ओके, और इसके बाद वो अपने इनर्शिया के कारण, चूँकि उसके पास मोशन था, उसी इनर्शिया के कारण अगर कंटिन्यू टू मूव यानी चलता रहेगा तो इसको हम क्या लोग बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे मान लीजिए एक फुटबॉल है, उसको किसी प्लेयर ने किक कर दिया, तब किक करने के बाद क्या हुआ, इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा और ये फुटबॉल मूव करेगा अपने पाथ पे। ओके, मान लीजिए ऐसा करके है, ये फुटबॉल यहाँ पे था, इसको किसी एंगल पे ऐसा हिट कर दिया तो ये ऐसे अपना जाता जाएगा, फिर थोड़ी दूर आने के बाद गिर जाएगा ज़मीन पे। या किसी एरो को ऐसा तीर से छोड़ा जाता है, ठीक है, मान लो ऐसे करके फेंक दिया तो ये भी जाएगा। या फाउंटेन है, ओके, फाउंटेन भी ऐसे रहते हैं, मान लो ये इसमें से पानी ऐसे गिर रहा है तो पानी भी अपने इनर्शिया के कारण जाएगा, गिरेगा, ऐसे करके गिरेगा, क्योंकि इसके पास इनिशियली कुछ वेलोसिटी दिया गया था। तो ये फाउंटेन में भी ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सब जो है एग्जाम्पल है हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो ये जो प्रोजेक्टाइल है ये ग्राउंड से एक हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक, ऐसे करके, ठीक है। ये क्या था इसका मैक्सिमम हाइट? जो सबसे ऊंचा हाइट जो इसके पाथ में रहेगा उसको क्या बोलेंगे? ये। इसके बाद ये क्या है? इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड पे भी ट्रेवल किया इसने अपने पाथ के ड्यूरेशन में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये डिस्टेंस ऑन ग्राउंड है जो इसने कवर किया गिरने से पहले, इसको हम बोलते हैं रेंज, ठीक है। और पूरा इसका मोशन में, पूरा इसके जर्नी में, जब एक बार गेंद को मान लीजिए फेंक दिया तो उसके ऊपर क्या हमेशा लगता रहेगा? हर पॉइंट पे जी का मान, जी लगता रहेगा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, क्योंकि ये हवा में है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके पूरे मोशन में नीचे की तरफ लगता रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आप हम लोग इसके बाद देखेंगे कि कैसे कैसे केस हो सकते हैं, ठीक है। ये इसका ट्रेजेक्टरी कैसा बन रहा है, देखिए, ये जो ऐसा करके ट्रेजेक्टरी बनता है, जो पाथ बनाता है गिरने से पहले, इसको हम लोग बोल सकते हैं पाराबोलिक, पाराबोलिक ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी का क्या मतलब हुआ? पाथ, किसने कैसा गया। तो जैसे गेंद को हमने फेंका, गेंद यहाँ पे लैंड करेगा, इसका जो पाथ है वो पाराबोलिक ट्रेजेक्टरी होता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा क्या बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें हमको कैसा ट्रेजेक्टरी मिलता है? तो पाराबोलिक ट्रेजेक्टरी मिलता है। तो ये भी हम लोग देख लिया। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस जो हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये किस किस तरीके का हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं अब देखिए, जो भी हमारा प्रोजेक्टाइल है, कोई भी फॉर प्रोजेक्टाइल टू मूव ऑन पाराबोला, टू मूव ऑन कैसा पाथ? पाराबोलिक पाथ या पाराबोलिक ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है पाथ। तो 2 चीज़ होना चाहिए। एक तो सबसे पहले जो उसका एक्सेलरेशन वेक्टर है, जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, और इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कभी भी एक्सेलरेशन वेक्टर का जो लाइन है उससे कोइंसाइड नहीं करना चाहिए,
मैंने 2 पॉइंट बोला कि कोई भी पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी वाला जो प्रोजेक्टाइल है वो तभी हो सकता है जब सबसे पहले कि उसका जो एक्सेलरेशन वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी यूनिफॉर्म होना चाहिए। दूसरा मैंने क्या बोला कि वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो नेवर कोइंसाइड मतलब सेम नहीं होगा कभी भी, कोइंसाइड विथ लाइन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर, लाइन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर। ओके, ये 2 कंडीशन है कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो कैसी ट्रेजेक्टरी में रहेगा, पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी में रहेगा। ठीक है, तो अब हमको बताइए जो पैराबोला होता है, कोई भी जो पैराबोला है वो कैसा होता है। पैराबोला एक ही प्लेन में आ जाता है, यानी हम जो पेज देखते हैं कागज का उसमें आ जाता है। पैराबोला तो प्लेन कर्व होता है। इसका मतलब जो हमारा ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन जिसका ट्रेजेक्टरी पैराबोला है, ये कैसा मोशन हो जाएगा, इम्प्लाइज प्रोजेक्टाइल विथ पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी को हम क्या बोल देंगे, 2 डायमेंशनल। पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी को हम क्या बोल देंगे, ट्रेजेक्टरी को 2 डायमेंशनल मोशन बोल देंगे, 2D मोशन बोल देंगे। रेक्टिलिनियर मोशन हमारा 1 डायमेंशनल मोशन था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 2 डायमेंशनल है, इसका क्या मतलब है कि इसको हम लोग बोल सकते हैं सुपरपोजिशन ऑफ 2 साइमल्टेनियस रेक्टिलिनियर मोशन इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जैसे हम इसको 2D बोलते हैं, तो यानी एक x एक्सिस पे एक y एक्सिस पे, ऐसा बोल सकते हैं कि x एक्सिस पे भी एक रेक्टिलिनियर मोशन है और y एक्सिस पे भी एक रेक्टिलिनियर मोशन है। इन दोनों को कंबाइन करके, इन दोनों को सुपरपोज करके हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन देख सकते हैं, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। वही मतलब हो गया इसका, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मान लो x एक्सिस और y एक्सिस पे 2 पे रेक्टिलिनियर मोशन का हम कंपोनेंट कर देंगे और पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग यही करेंगे। अभी देखोगे तुम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला हमको देखने का क्या मतलब है, ये देखो। सबसे पहले तुम ये देखो कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को, ये है, सबसे पहले समझने का क्या बात है कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा कैसा हो सकता है। प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा कैसा हो सकते हैं। तो मान लो ये ग्राउंड पे गेंद था, इसको फेंका और ये अपना प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ ग्राउंड पे ही आके गिर गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पहला मैं मान लो करिए क्या है ये, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। दूसरा क्या हो सकता है, प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर, यानी अभी छत पे से फेंकेंगे। टावर का वही मतलब था, मान लो ये छत था, यहाँ से फेंक रहे हैं, तो यहाँ से कितने तरीके से फेंका जा सकता है ये सोचो। यहाँ से एक हो सकता है कि ये गेंद था, इसको केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया। हो सकता है गेंद को किसी ऊपर की तरफ फेंक दिया किसी एंगल पे। हो सकता है ना, गेंद को ऐसे फेंक दिया तो ये ऐसा करके बना के गिरेगा ग्राउंड पे। ये कैसा गिरेगा, ये सीधा ऐसा करके गिरेगा, ये भी प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, तो ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, हो सकता है कि मान लो ढलान हो, इंक्लाइन को ढलान भी बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, क्या मतलब हुआ, मान लो ऐसा करके ये है, ठीक है, और तुम अप द इंक्लाइन इसको फेंक दो,
तो ये ऐसे करके आके गिरेगा। तुम ये तो था अप द इंक्लाइन, यानी इंक्लाइन पे ऊपर की तरफ फेंकें। दूसरा हो सकता है तुम इंक्लाइन से नीचे की तरफ फेंक दो इसको, तो ये ऐसा करके गिरेगा। तो यही सब कुछ केस है जिसका हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हमने बताया कि प्रोजेक्टाइल हम लोग 2 डायमेंशन में कंपोनेंट लेके देखेंगे, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे प्रोजेक्टाइल, ये पी है, प्रोजेक्टाइल मोशन नियर द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, और हम लोग इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई वाला कंपोनेंट करके देखेंगे। ठीक है, तो मान लो एक बॉल है जिसको हमने ग्राउंड से फेंक दिया। हमने क्या किया, एक बॉल था जिसको इस पॉइंट से मान लो फेंक दिया। कैसे फेंका, कुछ एंगल था ये हॉरिजॉन्टल से, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे कुछ एंगल थीटा था, उस पर फेंक दिया। ये बॉल क्या होगा, ऐसे जाता जाएगा, एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचेगा, फिर नीचे की तरफ गिरना शुरू करेगा और यहाँ पे आके गिर जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पॉइंट होंगे। तो सबसे पहले देखो, जब बॉल को जिस पॉइंट से फेंका गया उसको हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट से फेंका गया, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यानी जहाँ से फेंका उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो जब फेंका तब हम जो है टाइम ऑफ प्रोजेक्शन क्या मानेंगे, जब फेंका तो हम जो जिस समय पे फेंका उसको बोलेंगे टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, और उसको हम मान लेंगे t इक्वल टू 0 सेकेंड। यानी t इक्वल टू 0 सेकेंड पे इसको ऊपर की तरफ फेंका। जब फेंका उसके बाद हमने टाइम को काउंट करना शुरू किया। ठीक है, इसके बाद ये जिस पॉइंट पे आके लैंड हुआ, ये ज़मीन पे गिरा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे टारगेट। तो क्या बोलेंगे, टारगेट। मान लो ये तोप का गोला था, तुम फेंके तो किसके ऊपर गिरना चाहिए, जिसको तुम टारगेट कर रहे हो उसके ऊपर गिरना चाहिए, ऐसे टाइप से। इसको टारगेट बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको, या पॉइंट ऑफ लैंडिंग। पॉइंट ऑफ लैंडिंग ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये हमारा प्रोजेक्टाइल आके ज़मीन पे गिरा। ठीक है, अब इन दोनों के जो बीच का वो है उसको बताओ हम क्या बोलेंगे। ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और पॉइंट ऑफ लैंडिंग है, इन दोनों का जो बीच का ये जो दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज। तो अगर कोई पूछेगा रेंज क्या होता है तो क्या बोलोगे, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ लैंडिंग इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोलते हैं, और रेंज भी बोलेंगे तो तुम सेम समझोगे, हॉरिजॉन्टल रेंज कहो या रेंज कहो। ठीक है, अब देखो ये जब अपना पाथ ट्रेवल कर रहा था ऐसे करके, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पे ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे रहेगा। तो उस सबसे ऊंचाई वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बताओ, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। नाम से ही पता है, यहाँ पे हाइट मैक्सिमम हो तो क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट। मान लो ये है h। इसके बाद अब देखो जितने देर ये हवा में रहा, समझ रहे हो, जितने देर ये हवा में रहा, यानी ड्यूरेशन फॉर विच इट रिमेन इन द एयर इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोल रहा हूँ मैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या होगा बताओ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, कितने देर उड़ता रहा। तो द ड्यूरेशन फॉर विच प्रोजेक्टाइल इज इन द एयर। प्रोजेक्टाइल इज इन द क्या चीज़, एयर।
तो इसी को दूसरा नाम जो हम लोग देते हैं एयर टाइम भी बोलते हैं, कि एयर में कितनी देर प्रोजेक्टाइल रहा। तो मान लो जिस टाइम पे फेंका और जिस टाइम पे लैंड हुआ, उन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस हम देख लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब बताओ जितने स्पीड से तुमने, जितने वेलोसिटी से तुमने इसको फेंका, ओके, मान लो ये u है, तो इस जितने वेलोसिटी से ये हमने इसको जिस वेलोसिटी से फेंका है, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यानी जिस वेलोसिटी से हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया, फेंक दिया। ठीक है, वैसे ही जितने एंगल पे इसको फेंका थीटा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। समझ रहे हो? सब आसान टर्म है, ये याद रखना है, ये सब निकालना रहता है। पूरा चैप्टर ये आसान है, खाली जिसको समझ में नहीं आता वो हमेशा घूमते रहता है इसमें। तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो ध्यान देने वाली क्या बात है कि इसमें जब हम लोग इस जितने भी एंगल पे इसको फेंका, उसका दो कंपोनेंट लिया जा सकता है वेलोसिटी का। एक तो इस डायरेक्शन में ले सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक वर्टिकल कंपोनेंट ले सकते हैं। तो अगर हम इसको देखेंगे तो हमको ये पता चलता है कि जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होता है, देखो ये आधा टाइम में यहाँ से यहाँ तक में ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तभी इसका वेलोसिटी घटता जाएगा, और आधा टाइम में ये नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट होते हैं, तो उस समय में इसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो इसका जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन एक्सेलरेशन जो जी है, ग्रेविटी, वो तो हमेशा नीचे लग रहा है। यानी जब तुम्हारा ऊपर की तरफ चल रहा था, गेंद ऊपर जा रहा था, तो वेलोसिटी ऊपर, लेकिन एक्सेलरेशन उल्टा लग रहा था, तो वेलोसिटी घटता जाएगा। और जब ये मैक्सिमम हाइट पे आएगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में 0। समझ रहे हो? वाई डायरेक्शन में यानी वर्टिकल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी हो जाएगा क्या, 0। तो जो हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी होगा किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, वो क्या हो जाएगा, 0। और जब ये गिरना शुरू होगा तो वाई डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या होगा, यानी देखो वी वाई जो रहेगा वो फर्स्ट हाफ ऑफ प्रोजेक्शन में घटता जाएगा, और वी वाई डायरेक्शन में, अगर वाई हम ऊपर की तरफ लिए हैं और एक्स इधर की तरफ, तो वी वाई सेकेंड हाफ टाइम में क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि गिर भी नीचे रहा है, वेलोसिटी भी नीचे है, और एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में नीचे की तरफ लग रहा है, तो क्या होगा, ये वेलोसिटी जो वर्टिकल डायरेक्शन में वो बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो? तो ये चीज़ हमको समझने का ज़रूरत है कि कैसे हम लोग इसको दो कंपोनेंट करके देख सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग कैसे दो कंपोनेंट करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, कुछ भी इसमें नहीं करना है तुमको, एकदम बेसिक अब हम लोग काम करेंगे। ये था हमारा प्रोजेक्टाइल, इसको हमने u वेलोसिटी दिया, कितना एंगल पे, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे। ये अपना गया, ऊपर गया, नीचे आया, गिरा। अब हमको एक बात बताओ, तुम इसको दो डायरेक्शन में सोचो। एक तो ये है हमारा x डायरेक्शन, इधर की तरफ है x, ऊपर की तरफ है y। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या है, y। अब तुमको इसको दो कंपोनेंट करना है। ठीक है, क्या करना है, दो कंपोनेंट। ये मान लो है h, ये तुम्हारा रेंज, और पूरा है तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट t। वो सब कुछ निकालना है अभी हमको। तो सिंपली देखते चलो कैसे कैसे इसका कंपोनेंट। तो u का इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, ये हो जाएगा u cos थीटा, और u का इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट हो जाएगा, u sin थीटा। अब तुम देखो दो डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हम कर रहे हैं। अब दो डायरेक्शन में देखो, पहला तो y में देखो, दूसरा x डायरेक्शन में देखो।
वाई डायरेक्शन में हमको बताओ सबसे पहले कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है। वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, u साइन थीटा है। ठीक है, u साइन थीटा है। इसके बाद ये जो y एक्सिस पे है, ये h जो हाइट है वो भी किस एक्सिस पे है, y पे। ये है x एक्सिस पे, दूरी कितना तय करता है, r। मान लो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है t। तो समझने का कोशिश करो कि इधर में एक्सेलरेशन जो है y डायरेक्शन में वो कितना है। अब मान लो नीचे की तरफ लगता रहेगा g, ये तो हमेशा लगेगा y डायरेक्शन में ही, तो कितना है -g। अगर हम ऊपर को इसको u साइन थीटा को प्लस लिए तो नीचे को -g लेना पड़ेगा। तो अगर हम v बराबर u प्लस at लगाएंगे y डायरेक्शन में, तो vy का मान कितना आएगा, uy यानी u साइन थीटा माइनस प्लस at मतलब gt। तो इसका मतलब हम पता करते हैं कि इसको मान 0 कब आ जाएगा। तो 0 कब आ जाएगा, जब u साइन थीटा माइनस gt का मान 0 हो जाए, यानी जब टाइम का मान हो जाएगा u साइन थीटा बाय g, तो हमारा y डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगा 0। समझने का कोशिश करो कि ऐसा एक पॉइंट आएगा जब ये और ऊपर जाना बंद कर देगा, यानी y डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0, और वही पॉइंट तो ये होगा मैक्सिमम हाइट का पॉइंट। तो हमने क्या बोला, इस पॉइंट पे y कितना हो जाएगा 0, y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 0। और तब भी ये जो y डायरेक्शन में दूरी तय किया रहेगा उसी को हम क्या बोल देंगे, मैक्सिमम हाइट। तो हमको तुम बताओ कि वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस, इसको भी मिटा दो, एक्स में बाद में देखेंगे। तो एक बात बताओ, ये तो हो गया तुम्हारा कि मैक्सिमम हाइट कब पहुँचेगा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट कब पहुँचेगा। अब जब ये टाइम में कितना दूरी तय करेगा, तो देखो तुमको पता है वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी वाई स्क्वायर हो जाएगा यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस। तो हमको बताओ वी वाई का स्क्वायर इस पॉइंट पर हो जाएगा 0। यू वाई कितना था, यू साइन थीटा का स्क्वायर। ए का मान कितना था -g, तो 2g। h का मान है h। तो हमको बताओ यहाँ से h का मान कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये एक हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आया। जो मैक्सिमम हाइट होता है, मैक्सिमम हाइट, उस पॉइंट पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो जाता है 0, और वहाँ से हमको निकल के आ जाता है मैक्सिमम हाइट का मान यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब एक बात देखो और कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो सिंपल बात है कि जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा, ठीक है, जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम इसको नीचे जाने में लगेगा। जैसे इसको ऊपर जाने में इतना टाइम लगा, तो अगर हम बोलेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2u 2 गुने यू साइन थीटा बाय जी के बराबर। ये हो गया हमारा एक पॉइंट। ठीक है, अभी हम y डायरेक्शन में बात करें। अब हम देखते हैं कि x डायरेक्शन में क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो 0 है। एक्सेलरेशन खाली y डायरेक्शन में जो g लग रहा है नीचे। u जो है x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी वो कितना है, u cos थीटा। तो हमको अगर x डायरेक्शन में दूरी निकालना रहेगा, दूरी जो कि r है वो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी गुने टाइम। s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक्सेलरेशन है नहीं तो ये वाला पार्ट तो होगा 0, खाली u इंटू टी हो जाएगा। तो दूरी का मान कितना हो जाएगा, u cos थीटा।
और बताओ इस पॉइंट से जब चला था और इस पॉइंट पे जब गिरा था उतने में कितना टाइम लगा था? तो वो इतना टाइम लगा था टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो u cos थीटा गुने 2u sin थीटा बाई g के बराबर इतना रेंज आ जाएगा हमको। तो अगर हम लोग रेंज का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो रेंज बराबर क्या आ गया? ये आ गया हमको u cos थीटा गुने 2u sin थीटा बाई g। इसी को क्या बोल देंगे? 2 इंटू यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा बाई जी। ठीक है, ये आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया रेंज का मान। एक्स डायरेक्शन में जो रेंज का मान है वो ये आ गया। और एक बात अगर ध्यान देगा तुम लोग, 2 कॉस थीटा साइन थीटा को हम क्या बोल सकते हैं? साइन 2 थीटा। फार्मूला होता है ना साइन 2 थीटा का, क्या चीज़? 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से हमको निकल के आ गया रेंज का फार्मूला। क्या आ गया? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर ध्यान दोगे तो इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा बाई जी। और अगर ध्यान दोगे तो ये एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट था और ये वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट था बाई जी। ये भी हमारा रेंज का फार्मूला है। जहाँ पे यू एक्स और यू वाई क्या था? एक्स और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट वेलोसिटी का। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने रेंज भी देख लिया। अब देखो, अब ध्यान देने वाला बात है एक पॉइंट, इसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन। ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन यानी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, हम लोग एक्स और वाई के बीच में रिलेशन ढूंढते हैं। ठीक है, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन ढूंढते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे बनेगा। तो हमको बताओ, ये जो एक्स डायरेक्शन में हमको दूरी है वो कैसे आ रहा है? एक्स डायरेक्शन में हमने क्या किया? यू एक्स इंटू टी कर दिया। और जब हम y डायरेक्शन में बोल रहे हैं तो s बराबर, अगर हम लोग y डायरेक्शन में s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे तो हो जाएगा यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी इंटू टी का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको बताओ t का मान क्या आ गया? x बाई यू एक्स आ गया, नहीं आ गया? x बाई यू एक्स आ गया। इसी को इधर रख दो तो ये क्या आ गया? यू वाई इंटू एक्स बाई यू एक्स y बराबर माइनस हाफ जी और x बाई यू एक्स का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? यू वाई को हम क्या लिख सकते हैं? यू साइन थीटा बाई यू कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू एक्स को क्या लिख सकते हैं? यू कॉस थीटा का स्क्वायर, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये यू से यू चला गया तो क्या बचा? इसको यहाँ लेके आओ, y बराबर x इंटू टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, लिख लो कॉपी में, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। कैसे आया? हमने पहले देखा कि x डायरेक्शन में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का मान आता है वो आता है u इंटू टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जब यू टी हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे तो ये आएगा। फिर हम देखते हैं y डायरेक्शन में जो स्पीड आता है वो आता है डिस्प्लेसमेंट, आता है यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अरे दो डायरेक्शन में हम लोग बांट के देख रहे हैं। तो अगर इसी में हम लोग एक्स टेन थीटा को कॉमन निकाल लेंगे तो यह आ जाता है 1 माइनस एक्स बाय आर। ये भी लिख लो क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y बराबर एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। अब एक बात बताओ, यहाँ पे रेंज का मान मैक्सिमम कब आएगा? जब साइन 2 थीटा का मान मैक्सिमम हो जाए। रेंज का मैक्सिमम मान
देखो हमने लिखा कि रेंज जो होता है वो होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो हमने बोला तुम हमको बताओ मैक्सिमम रेंज कब आएगा। तो तुम कहते हो साइन किसी भी चीज़ का मान 2 थीटा रहे, एक्स रे, वाई रे, जेड रे, ये -1 से 1 के बीच में होता है। यानी साइन 2 थीटा का जो मैक्सिमम मान है वो हो सकता है 1। यानी ये कब होगा, जब 2 थीटा का मान हो 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी थीटा का मान कितना हो जाए 45 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है। अब एक चीज़ और समझने का इसमें पॉइंट है, यानी अगर तुमको ये फुटबॉल को बहुत दूर भेजने का है, ये रेंज मैक्सिमाइज करना है, तो कितना पे किक मारोगे, कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे, ताकि ये बहुत दूर जाके गिरे। समझे, हेलीकॉप्टर शॉट। दूसरा सुनो, जब हमको अब एक चीज़ और हमने देखा, रेंज का जो मान था वो क्या था, वो था 2u cos थीटा u sin थीटा बाय जी। अब एक बात ध्यान दो कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ को 30 डिग्री एंगल पे फेंकें और एक गेंद को 60 डिग्री एंगल पे फेंकें u स्पीड से, तो पहले वाले का रेंज का फार्मूला क्या हो जाएगा, r बराबर u स्क्वायर cos 30 टू sin 30 बाय जी। दूसरी वाले का क्या रेंज का मान होगा, u स्क्वायर क्या चीज़ cos 60 इंटू साइन 60 बाय जी। अब ध्यान दो, इसका मान क्या हो जाएगा, ये वाले का मान, पहले वाले का रेंज का मान हो जाएगा u स्क्वायर cos 30 का मान होता है √3/2 जी इंटू 1/2। दूसरे वाले का देखो, इसका मान हो जाएगा u स्क्वायर cos 60 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान √3/2 जी। ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब देखो कि चूँकि cos 90 माइनस थीटा का मान साइन थीटा के बराबर हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि दो ऐसे प्रोजेक्टाइल जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंका गया है, एक 30 तो एक 60 पे, एक 45 तो एक 45 पे, तो उनका जो रेंज आएगा वो सेम आएगा। क्या बोल रहे हैं कि दो प्रोजेक्टाइल, two projectiles which are thrown at complementary angle, मतलब क्या हुआ, दो एंगल मिला के 90 डिग्री बना रहे हो, पहले को 30 पे तो दूसरे को 60 पे, पहले को 20 पे तो दूसरे को 70 पे। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हो, यानी क्या, θ1 प्लस θ2 का मान 90 डिग्री हो रहा, तो दे विल हैव सेम रेंज, सेम रेंज। कहा है कि देखो रेंज के फार्मूले में एक cos थीटा आता है, एक sin थीटा आता है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, तो दोनों बैलेंस कर लेते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं ध्यान से, ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलता है क्या चीज़, ये देखो रेंज जो मैक्सिमम मिलेगा वो कितना मिलेगा, यूज़ कर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का मान हो जाएगा 1/जी, कितना आ जाएगा u स्क्वायर बाय जी। समझ रहे हो, ये मैक्सिमम रेंज है जो हमको मिल सकता है। तो अब हम एक क्वेश्चन बोलते हैं, तुम लोग इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन है, ए बॉल इज थ्रोन with 25 meter per second at an angle 53 degree above the horizon, horizontal. Find its time of
फ्लाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, ये निकालने को बोल रहा है। चलो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो। क्या बोल रहा है देखो, एक बॉल है जिसको 25 मीटर पर सेकंड से फेंका, कितने एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से। तो ये हॉरिजॉन्टल बना दो, ये तुम्हारा बॉल है, इसको तुम फेंक दो 25 मीटर पर सेकंड से, कितने एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री पे। हमको बताना है हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। तो सबसे पहले तो हम इसका कंपोनेंट कर लेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका कंपोनेंट कर लेंगे। तो इस डायरेक्शन में कितना आएगा, तो यह आ जाएगा 25 इंटू कॉस 53। कॉस 53 का मान कितना होता है बताओ, कॉस 53 का मान होता है 3/5। और इस डायरेक्शन में जो इसका वेलोसिटी इनिशियल आएगा, ये आ गया ux का मान, और इस y डायरेक्शन में जो uy का मान आ जाएगा वो आएगा 25 इंटू साइन 53। साइन 53 का मान होता है 4/5। तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड और ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड। तो हमको पता है जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो क्या होता है, 2 इंटू uy/g, यानी uy का मान क्या था, 2u साइन थीटा/g। uy का मान हमको आ गया 20, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 20/g का मान लो 10, तो कितना आ जाएगा 4 सेकेंड। ये प्रोजेक्टाइल कितने सेकंड बाद वापस ज़मीन पे आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड के बाद। फिर हमने हाइट जो मैक्सिमम बोला था, मैक्सिमम हाइट वो क्या था, u²/2g के बराबर, uy²/2g के बराबर, यानी ये था u² sin² थीटा/2g। तो देखो uy हमने 20 निकाल लिया है, तो 20 का स्क्वायर 400/2 इंटू 10 यानी 20 मीटर। तीसरा क्या हमको पूछा, रेंज। रेंज क्या होता है देखो, सिंपली 2 इंटू ux इंटू uy/g, कितना होता है 2। ux का मान हमने 15 निकाला, uy का मान हमने 20 निकाला बाय 10, ये हो गया 2 4 60। तो 60 मीटर रेंज ट्रेवल करेगा ये। तो क्या क्या निकाल दिया हमने, कितना हाइट जाएगा ऊपर, ये हाइट जाएगा 20 मीटर, ये रेंज देगा 60 मीटर, और 4 सेकंड फेंकने के 4 सेकंड के बाद ज़मीन पे गिर जाएगा। रेंज का और हम निकाल सकते थे कैसे, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट करके। तो ux कितना था 15, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 4, यहाँ से आ जाएगा रेंज कितना 60 मीटर। तो अपना अलग अलग थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, तो ये चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन देखेंगे, ओके। उसके पहले हम लोग एक बार प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर का भी एक प्रॉब्लम देखते हैं, ओके। प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर का एक प्रॉब्लम देखते हैं कि किस तरीके से बनता है। ये चैप्टर एकदम आसान है, इसको हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू जब प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर होगा कि ये कैसे बनता है, कैसे हम लोग कंपोनेंट करते हैं और ये कैसे सॉल्व होता है। तो चलो एक क्वेश्चन लिखो, ठीक है। क्वेश्चन है, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, ए प्रोजेक्टाइल